हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा मनोरचना या मेंटल मैकेनिज्म, जिसको मानसिक प्रक्रियाएं भी कहा जाता है। नॉर्मल क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो जब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है तो उस दौरान उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों के कारण से उसको तनाव, कुंठा या अंतर्द्वंद जो है उसकी उत्पत्ति हो सकती है, और उनको दूर करने के लिए मन जो होता है वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो है उसका सहारा लेता है। उन्हीं प्रक्रियाओं को मनोरचना या मानसिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। इसके लिए सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने 1904 में डिफेंस मैकेनिज्म शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया था। नॉर्मल क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसका एक सिस्टम होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी होती है, और उसकी सहायता से ये क्या करता है कि हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया जो है उसे स्वयं की सुरक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का मन जो होता है वो भी क्या करता है कि मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक जो होते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, चिंता है, तनाव है, बेचैनी है या कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद जो है, मानसिक संघर्ष, उसे बचाव करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और उसी कारण से इसको डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कहा जाता है। उसकी साइको एनालिसिस थ्योरी के हिसाब से 3 चीज़ें उन्होंने बताया था कि ईड, ईगो और सुपर ईगो। जब ईगो जो होता है, जिसको हम आत्मसम्मान या मैं जिसको कहते हैं, उस पर जब ईड या सुपर ईगो हावी होने लगते हैं तो उस कंडीशन में ईगो जो होता है वो क्या होता है, अफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण से उसको तनाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ईगो जो है उसका बचाव करने के लिए ही क्या करते हैं कि मन जो होता है वो क्या करता है, इन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। इसलिए इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इन मनोरचनाओं के द्वारा व्यक्ति जो होता है वो अपनी आवश्यकताएं व इच्छाओं तथा परिस्थिति जो है उसके मध्य संतुलन स्थापित करता है। एक एक तरह से एडजस्टमेंट का काम करता है, इसलिए इसको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये मनोरचना या मानसिक प्रक्रियाएं जो होती है वो व्यक्ति के अचेतन रूप से काम करती है। मतलब व्यक्ति जो है उसको स्वयं को नहीं पता होता कि वो इन मनोरचनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब बात करते हैं अपन इसके टाइप की। मनोरचनाएं जो है या मानसिक प्रक्रिया, उसके प्रकार। मानसिक प्रक्रियाएं जो इसके प्रभाव के आधार पर 2 प्रकार की होती है नॉर्मली, सकारात्मक मानसिक प्रक्रियाएं और नकारात्मक मानसिक प्रक्रियाएं। हम कॉमन जो मानसिक प्रक्रियाएं जो है फ्रायड ने जो दी गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो मनोरचना जो है वो है क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के अंदर क्या होता है कि यदि व्यक्ति जो है उसको अपनी एक दिशा के अंदर विशेष कमी का अनुभव होता है, उस कमी के कारण से उसको तनाव या कुंठा जो है उसका सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करता है कि उसकी भरपाई जो है वो दूसरी दिशा के अंदर कर सकता है। मतलब दूसरी दिशा में वो ज़्यादा मेहनत करता है और वहाँ से वो क्या कर लेता है, उस कमी जो है उसकी भरपाई कर लेता है। जैसे कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई के अंदर कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी के कारण से उसका ईगो जो है वो हर्ट हो सकता है। तो अपने ईगो जो है उसको बचाव करने के लिए वो क्या कर सकता है, खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उदाहरण के लिए तारे ज़मीं पर मूवी जो होती है, जिसमें बच्चा जो है पढ़ाई में कमज़ोर होता है लेकिन ड्राइंग जो है बहुत ही अच्छी करता है, तो ड्राइंग के अंदर वो अपना नाम कमा लेता है और जिससे अपना जो तनाव जो है या कुंठा जो है उसको वहाँ से दूर कर लेता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रतिस्थापन होता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी क्षमता से ऊंचा लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लेता है, और जब क्षमता से यदि बड़ा लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होता है, वो असफल रहता है, और उस असफलता के कारण से उसको तनाव या कुंठा जो है, हताशा, वो उत्पन्न हो सकती है। उसका ईगो जो होता है वो प्रभावित हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए वो क्या कर सकता है कि जो अपना उच्च लक्ष्य जो है उसको निम्न लक्ष्य में बदल देगा। जब लक्ष्य जो है वो उसकी योग्यता या क्षमता के अनुरूप होगा, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और उसके कारण से जो तनाव जो हो रहा है उस तनाव को वो दूर कर लेगा। तो उसको ही प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है डॉक्टर बनने के लिए, किसी कारणवश यदि वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो चिकित्सा की अन्य शाखाएं जैसे नर्सिंग के अंदर या बी फार्मा जो है वो करके अपना जो उद्देश्य जो है वो पूरा कर लेता है, और उससे जो तनाव जो उत्पन्न हो रहा है उस तनाव से वो बच सकता है। और जो होता है वो उन्नयन या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है उसकी कोई मोटिव से, मतलब उसकी कोई अभिप्रेरणा है और ये अभिप्रेरणा जो है वो समाज के लिए नुकसानदायी या अनएक्सेप्टेबल होती है या नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर क्या कर सकते हैं कि उसकी जो अभिप्रेरणा जो है वो इच्छा, उसको उस वास्तविक लक्ष्य से हटाकर दूसरे लक्ष्य जो है उसकी तरफ उसको क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। और ये जो दूसरा लक्ष्य जो होता है वो व्यक्ति के लिए या समाज के लिए कल्याणकारी होता है। मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं कि अभिप्रेरणा जो है उसको ही क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। एक तरह से मार्गांतरीकरण जो है वो किया जाता है। उनके लिए कोई व्यक्ति जो है वो अपनी प्रेमिका से अत्यधिक प्रेम करता है लेकिन वो प्रेमिका उसको धोखा दे देती है, तो वो क्या कर सकता है कि वही प्रेम जो है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर सकता है और उसके बाद वो कवि बन सकता है या शायर बन सकता है। जैसे
वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना की और कहा कि जितना प्रेम मुझसे है या राम से किया होता तो आपका कल्याण हो जाता। और उसी के बाद उन्होंने रामचरितमानस करके बहुत बड़ा ग्रंथ जो था वो लिख दिया। मतलब एक तरह से क्या करते हैं यहाँ पर, जो अभिप्रेरणा जो है उसको वास्तविक लक्ष्य से हटाकर उन्नत लक्ष्य जो है उसकी तरफ मोड़ दिया जाना, उसको सब्लिमेशन या उन्नयन कहा जाता है। चौथी जो मनोरचना जो है मानसिक प्रक्रिया, वो युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन होती है। युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने कार्य या व्यवहार जो है उसको झूठे तर्कों के द्वारा सही ठहराने का प्रयत्न करता है। मतलब एक तरह से ये बहानेबाजी जो है वो होती है। मतलब यदि व्यक्ति जो है उसके द्वारा कोई गलत कार्य हो जाता है तो वो क्या करता है कि कुछ न कुछ बहाना या फिर कुछ न कुछ युक्ति निकाल लेता है, और उस युक्ति के द्वारा वो क्या करता है कि अपने जो कार्य जो है, अपना व्यवहार जो है उसको सही ठहराने का प्रयत्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है या पढ़ाई जो है वो नहीं करता है और नंबर कम आते हैं, तो नंबर कम आने पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने पढ़ाई कम की। वो क्या कह सकता है कि हॉस्टल के अंदर मुझे सही से पढ़ने नहीं मिला और उसके कारण से नंबर कम आ रहे हैं। या एक तरह से अंगूर खट्टे वाली कहानी जो है कि जब कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है तो उसका जो बहाने जो है वो बना लेते हैं। जैसे आलसी व्यक्ति जो है, पैसों की कमी है या व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है तो ये बहाना बना सकता है कि गाड़ी के कारण से तो एक्सीडेंट हो सकता है, या गाड़ी होगी तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मतलब वो स्वीकार नहीं करेगा कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है। तो इस तरह से वो अपना ईगो जो है उसको भी बचा के रख लेता है। तो ये तो गया युक्तिकरण हो गया। फिफ्थ जो होता है वो होती है तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या करता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के का अनुसरण करता है, मतलब दूसरे व्यक्ति की विशेषताएं, गुण या उसकी जो है वो नकल करता है। ज़्यादातर ये मनोरचना जो है वो बालकों जो होते हैं, बच्चे, उनमें पाई जाती है। नॉर्मल बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तो अपने माता पिता जो होते हैं उसकी नकल करता है। ठीक, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपने गुरुजन जो होते हैं उसकी नकल करता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिल्म जो है उसके अभिनेता जो होते हैं उनकी तरह नकल करता है। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखेगा, उनके जैसे कपड़े पहनता है। जैसे कि पुष्पा मूवी आई तो लोग जो है वो पुष्पा की नकल करने लग जाते हैं। तो जो नकल करना या अनुसरण करना, यही तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन होता है। ये मनोरचना जो है वो एक तरह से अचेतन रूप से काम करती है, और ये पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व विकास के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों के अंदर व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो इसी मनोरचना के माध्यम से होता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, महिला लड़कियां जो होती है वो अपनी माँ जो है उसकी नकल करती है, उनकी तरह घर का काम करती है, या बच्चे जो होते हैं वो अपने गुरु जो है उसकी नकल करते हैं। तो ये तादात्म्य जो है आइडेंटिफिकेशन, उसका ये एक उदाहरण हो जाएगा। 6 जो होती है वो प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन होता है। प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति होता है वो अपने दोष या अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देता है। एक तरह से कहे तो दोषारोपण कह सकते हैं, मतलब अपनी गलती या अपनी कमी के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। जैसे एक बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं करता है और पढ़ाई नहीं करने के कारण से वो फेल हो जाता है, तो फेल होने पर वो स्वयं ये स्वीकार नहीं करता है कि उसने पढ़ाई नहीं की। वो कह सकता है कि टीचर्स ने मेरे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है वो किया। या एक व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर रहा है और उसके कारण से उसकी आर्थिक तंगी होती है, उस आर्थिक तंगी जो है उसका दोष जो है वो बच्चों ऊपर दे सकता है कि इन बच्चों के कारण से ही घर में पैसों की कमी हो रही है, या इनके कारण से ही गरीबी जो है वो आ रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मानवीय भूल जो है उस पर पर्दा डालने का प्रयत्न होगा, जिसमें व्यक्ति जो है वो स्वयं का दोष जो है या स्वयं की गलती जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, उल्टा क्या करता है वो किसी और जो है उसको दोषी ठहरा देता है। उनके लिए एक नर्स जो है उसको क्लिनिकल का काम बराबर नहीं आता है, और यदि उससे गलती हो जाती है तो पेशेंट जो है उस पर चिल्ला सकती है कि पेशेंट जो है उससे हिल गया या पेशेंट उससे कोऑपरेट नहीं किया, उसके कारण से ये गलती हो गई। प्रक्षेपण मनोरचना जो है वो भी अचेतन रूप से काम करती है। मतलब प्रक्षेपण करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं नहीं जानता कि वो इस मनोरचना जो है इसका इस्तेमाल कर रहा है। 7 जो है वो है दमन है। दमन मतलब रिप्रेशन होता है। रिप्रेशन या दमन के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है उसको कोई दुखद याद हो या असहनीय स्मृति हो या फिर कोई दुखदायी घटना है तो उस घटना को क्या होता है अपने आप ही भूल जाता है। मतलब ये घटना जो है वो अपने आप ही चेतन मन से अचेतन मन में धकेल दी जाती है, क्योंकि यदि ये चेतन मन के अंदर रहती है तो उसको दुख पहुंचा सकती है, उसके कारण से उसको तनाव या कुंठा जो है निराश कर सकती है। तो उससे करने के लिए मन क्या करता है कि उस घटना जो है या उस बुरी याद जो है उस याद को क्या करता है अपने आप ही भूल जाता है। व्यक्ति जो है उसको पता ही नहीं रहता कि वो उसको बात जो है उसको भूल गया। एक तरह से ये सेलेक्टिव फॉरगेटिंग जो है मतलब चयनात्मक विस्मृति जो है वो होती है, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो बुरी यादें या दुखद घटनाएं जो है उसको अपने आप ही भूल जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चा जो है उसको यदि पिताजी डांट देते हैं तो ये बात यदि उसको दिमाग में रहती है, चेतन मन में रहती है, तो उसके कारण से उसको क्या हो सकता है तनाव हो सकता है, और उस तनाव के कारण से क्या होता है कि वो याद जो है मतलब पिताजी ने
डांटा, वो बात क्या होता है वो अपने आप ही भूल जाता है। या एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, किसी सुंदर लड़की जो है उससे शादी करना चाह रहा है, लेकिन वो लड़की उसको मना कर देती है। अब वो उसको लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि उस लड़की की जो याद है उसको परेशान कर सकती है। वो क्या कर सकता है कि वो जो बात है या उस लड़की के बारे में सोचना जो है वो बंद कर देता है, या उस लड़की को अपने आप ही भूल जाता है। तो अपने आप ही किसी बात को भूलना, वही क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा, रिप्रेशन हो जाएगा। ठीक वैसी एक और मनोरचना होती है जिसको शमन या सप्रेशन कहा जाता है। शमन या सप्रेशन जो है वो भी एक प्रकार की सेलेक्टिव फॉरगेटिंग मतलब चलनात्मक विस्मृति होती है, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो दुखद स्मृतियाँ या अवांछित इच्छा है या फिर बुरी यादें जो होती है वो भूल जाता है, लेकिन इसमें वो जानबूझकर या बलपूर्वक भूलता है। मतलब व्यक्ति जो होता है उसको पता रहता है कि ये बात है वो उसको दुख पहुंचा रही है। जैसे वो लड़की जो है उससे यदि शादी करना चाह रहा है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है, या उसको डर रहता है कि वो लड़की मना कर रही है, उसके घर वाले जो है उसके साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या करता है, ज़बरदस्ती उस लड़की जो है उसके बारे में भूलने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है, घर से भी भाग सकता है, या फिर शहर जो है वो छोड़ सकता है, या दूसरी जगह जो है वो जा सकता है, उसके बारे में बात नहीं करेगा। मतलब ज़बरदस्ती या बलपूर्वक किसी बात को भूलना वो शमन हो जाएगा, अपने आप भूलना वो तो दमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है उसको कोई घातक बीमारी है, और वो बीमारी जो है उसके कारण से उसको मानसिक आघात पहुंच रहा है, मतलब उसके कारण से उसके अंदर कुंठा या हताशा की उत्पत्ति हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, उस बीमारी के बारे में बात नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि उस बीमारी के बारे में उससे बात भी करेगा तो वो क्या करेगा, बात जो है उसको पलट देगा, दूसरी बात जो है वो करने लग जाएगा। तो ज़बरदस्ती या बलपूर्वक किसी बात को भूलना उसको ही शमन कहा जाएगा। तो एक तो ये मनोरचना होगी। 9th जो मनोरचना जो है वो है प्रतिगमन, जिसको रिग्रेशन कहा जाता है। प्रतिगमन या रिग्रेशन जो है वो एक प्रकार से क्या होता है कि एक वयस्क व्यक्ति जो है उसके द्वारा कठिन परिस्थितियों में क्या करना, या वयस्क व्यक्ति जो है या बच्चे की तरह व्यवहार करना, उसको ही रिग्रेशन कहा जाता है। नॉर्मल शब्दों में इसको फ्लाइट टू चाइल्डहुड कहा जाता है। मतलब एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा कठिन परिस्थिति या अंतर्द्वंद के समय क्या करना, बच्चे की तरह व्यवहार करना। जैसे एक बड़े व्यक्ति के द्वारा बच्चे की तरह जोर जोर से रोना। एक नर्स जो है उससे क्या होती है कि इंजेक्शन लगाने के दौरान गलती हो जाती है, और गलती होने पर क्या हो सकता है कि उसको तनाव जो है वो हो सकता है, और उसके कारण से वो क्या कर सकती है, जोर जोर से रोना जो है प्रारंभ कर सकती है। मतलब एक बच्चे की तरह रोना जो है वो प्रारंभ कर सकती है। या बहुत बार कोई व्यक्ति जो होता है वो कठिन परिस्थिति का सामना जब करता है, बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, तो उस समय क्या करता है, वो नाखून चबाता है या बिस्तर गीला कर देता है। तो ये भी क्या होगा, बड़े व्यक्ति के द्वारा बच्चे की तरह हरकतें करना, और यही क्या हो जाएगा, प्रतिगमन हो जाएगा। मतलब फ्लाइट टू चाइल्ड, बच्चे की तरह व्यवहार करना। तो एक तो ये हो गया। अगला जो है वो है अनडूइंग या सुधारीकरण। सुधारीकरण नाम से ही मतलब व्यक्ति के द्वारा पूर्व में कोई व्यवहार किया जाता है और उसको लगता है कि ये व्यवहार जो है वो गलत है या असामाजिक है, तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, वापस विपरीत व्यवहार करके उस पूर्व में किए गए गलत व्यवहार को क्या करना, सुधार करना या ठीक करना, उसको ही सुधारीकरण कहा जाता है। जैसा उदाहरण के लिए क्षमा मांगना या सॉरी बोलना। कि हमसे यदि कोई गलती हो जाती है तो हमें पता है कि इस गलती के कारण से क्या हो सकता है कि हमारी निंदा हो सकती है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, या सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी बोल देते हैं। ये सॉरी बोलना जो है वो भी क्या हो जाएगा, क्षमा मांगना, एक तरह से हमारा जो गलत व्यवहार जो है उसको क्या करना, सुधार करने का प्रयत्न हो जाएगा। तो ये भी सुधारीकरण जो है वो भी एक प्रकार की मनोरचना जो है वो हो जाएगी। अगली मनोरचना जो है वो है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो किसी लक्ष्य को लेके अभिप्रेरणा होती है या संवेग है, तो उसको वास्तविक लक्ष्य जो है वहाँ से हटाकर किसी दूसरे लक्ष्य की ओर क्या कर देना, विस्थापित कर देना। एक तरह से ये क्या होता है, रीडायरेक्टिंग होता है। मतलब कोई अभिप्रेरणा जो है या संवेग जो है वो उस लक्ष्य से न लेके दूसरे लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसका वास्तविक लक्ष्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है, उसको ही विस्थापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है उसको ऑफिस में बॉस जो है उसको डांट देते हैं। अब वो बॉस जो है उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन उसके कारण उसको क्या हो रहा है, बॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब ये गुस्सा जो बॉस के ऊपर आ रहा है वो घर पे आ सकता है, और घर पे आके वो गुस्सा किस पे उतार सकता है, बच्चों पे उतार सकता है, बच्चे को पीट सकता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं और का गुस्सा किसी और पर निकालना या उतारना, उसको ही विस्थापन जो है वो कहा जाता है। जैसे वार्ड में काम करने के दौरान एक नर्स जो है उसको सीनियर स्टाफ नर्स जो है वो डांट देती है, डांटने पर उसको बुरा लगता है, और सीनियर स्टाफ नर्स जो है उसको वो कुछ कह नहीं पाती है, तो उसके कारण उसको जो बुरा लग रहा है या गुस्सा जो आ रहा है वो गुस्सा जो है वो क्या कर सकती है, अपनी जूनियर नर्स
जो है उसके ऊपर उतार सकते हैं, उसके ऊपर झुंझला सकते हैं, उस पर गुस्सा कर सकते हैं। ये मनोरचना जो है वो भी अचेतन स्तर से काम करती है और ये एक प्रकार की नकारात्मक मनोरचना हो जाएगी, क्योंकि इस मनोरचना के कारण से उसके जो पारिवारिक जीवन जो है या उसके जो सामाजिक संबंध जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक प्रकार की नकारात्मक मनोरचना जो है वो हो जाएगी। अगली जो मनोरचना जो होती है मानसिक प्रक्रिया, वो डिनाइल होता है या खंडन होता है या अस्वीकार करना होता है। इस मनोरचना के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि वास्तविकता को कुछ समय के लिए स्वीकार जो है वो नहीं करता है। जैसे जब व्यक्ति जो है उसको कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है या विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो कुछ समय के लिए उसका मन जो है उस विषम परिस्थिति को स्वीकार करने से मना कर देता है, ताकि उसके मन जो है उसको वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कुछ समय मिल जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अचानक से कोई सूचना उसको मिलती है या उस बात से क्या हो सकता है उसको मानसिक शौक या आघात पहुंच सकता है। उस मानसिक शौक या आघात से बचने के लिए मन क्या करता है कि उस वास्तविकता को ही स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी माँ को कहा जाए कि आपका बेटा जो है वो क्या है नशेड़ी है, तो एक बार उसकी माँ जो है वो कहेगी कि नहीं ये हो नहीं सकता, मतलब वो इस बात को स्वीकार जो है वो नहीं करती है। बहुत बार परिवार में यदि किसी की डेथ हो जाती है या अचानक से किसी को कहा जाए कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो उसकी डेथ हो गई है, तो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, एक बार तो उस बात जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, मतलब वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात स्वीकार करने से क्या होगा, उसके मन जो है उसको कुछ समय मिल जाएगा। उस समय के दौरान वो अपने आप को क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा कि उस वास्तविकता जो है उसको स्वीकार करने के लिए। तो एक तो ये मनोरचना हो गई डिनाइल जो होती है वो। अगली जो मनोरचना जो होती है वो होती है विड्रॉल होता है या पृथक्करण होता है। पृथक्करण या विड्रॉवल, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, जब कठिन परिस्थिति का सामना करता है या किसी अंतर्द्वंद जो होता है कठिन मानसिक संघर्ष का सामना करता है और वास्तव में उसको सुलझा नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, भाग जाता है। मतलब परिस्थिति से ही अपने आप को क्या करता है, हटा लेता है। एक तरह से क्या करता है, ये पलायन कर लेता है। मतलब अपनी जो जिम्मेदारियाँ जो है उससे वो क्या करना, मुँह मोड़ लेना। जैसे एक व्यक्ति जो है वो परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है या आर्थिक रूप से वो परिवार जो है उसको चला नहीं पाता है और उसके कारण से उसको मानसिक आघात पहुंच रहा है या कठिन अंतर्द्वंद का सामना या तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकता है। वो घर जो है वो छोड़ के क्या कर सकता है, भाग सकता है। कुछ समय के लिए वो क्या कर सकता है, घर से अलग रह सकता है। या अधिकतर बच्चा जो होता है वो कभी कभी फेल हो जाता है, तो फेल होने पर वो क्या करता है, कुछ दिनों के लिए वो बातचीत करना बंद कर देता है, दूसरे लोगों से साथ मिलना जुलना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से अपने आप को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। मतलब अपने आप को उस परिस्थिति जो है उससे क्या करता है, हटा लेता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो उस जो परेशानी या जो कार्य कर रहा है उस कार्य को ही करना क्या कर देता है, छोड़ देता है और दूसरा कार्य जो है वो करने लग जाता है। तो वो हो जाएगा पृथक्करण जो है वो हो जाएगा। अगली मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो कल्पना तरंग या दिवास स्वप्न, जिसको डे ड्रीमिंग कहा जाता है, वो होती है। जिसको फैंटेसी भी कहा जाता है। फैंटेसी या दिवास स्वप्न जो है वो ज़्यादातर किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। जब व्यक्ति जो है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को जब वास्तविकता में या वास्तविक जगत में जब हल नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर वो क्या करता है, कल्पनाओं का सहारा लेता है और उन कल्पनाओं के द्वारा अपनी जो अपूर्व इच्छाएं जो होती है उसको वो पूरा करता है। ज़्यादातर किशोर बच्चे जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर वो भारी मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। उस दौरान उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है, उन महत्वाकांक्षाओं को वो वास्तविकता के अंदर पूरा नहीं कर पाते। उसके लिए वो पूरा करने के लिए कल्पनाओं का वो सहारा लेता है। जैसे एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो वो कल्पना कर सकता है कि उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। उदाहरण के लिए एक भिखारी होता है जो भीख मांगकर इकट्ठा करता है। एक दिन सोते सोते वो देखता है कि मटका जो है वो आटे से भर गया। अचानक से वो सोचता है कि जब मटका भर गया है उसको मैं बेच दूंगा, उससे पैसा आएगा, उस पैसों से मैं गेहूँ खरीद लूँगा, उनको बो दूंगा, और ज़्यादा गेहूँ आएंगे, उसको बेच के मैं ज़मीन खरीद लूँगा, उस ज़मीन पर मैं खेती करूँगा, फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। जब पैसे हो जाएंगे तो कोई आदमी अपनी बेटी को मुझसे शादी करा देगा, मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे भी होंगे। जब बच्चे होंगे, बच्चा जब रोएगा तो मैं बीवी को कहूँगा कि बच्चे को चुप करा, वो मना कर देगी तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसको लात मार दूंगा। वो मटके को लात मार देता है और मटका फूट जाता है। अब इस दौरान ये जो प्रक्रिया जो सोच रहा था वो सब क्या थी, उसकी कल्पना तरंग थी। मतलब वो डे ड्रीमिंग जो है वो कहा जाता है। तो एक तो ये भी एक मनोरचना होती है। इस मनोरचना जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक भी है, क्योंकि कुछ देर के लिए यदि मनोरचना का इस्तेमाल करता है तो उसको मानसिक शांति जो है उसका अनुभव होता है, उसको खुशी प्राप्त होती है। लेकिन अत्यधिक अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, नुकसानदायी जो है वो भी हो सकती है। 15वीं जो मनोरचना जो है वो है प्रतिक्रिया निर्माण या रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन नाम से जिससे प्रतिक्रिया,
मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है उसको न चाहते हुए भी किसी अवांछनीय कार्य करना पड़ रहा है या कोई वो नहीं चाहता है ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है कि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसका क्या कर सकता है, विरोध जो है वो कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो है वो दहेज प्रथा के विरोध है, लेकिन घर वालों के कारण से न चाहते हुए दहेज लेके शादी करनी पड़ रही है, तो बाद में जाके क्या कर सकता है, वो दहेज जो है उसके खिलाफ अभियान चला सकता है। दहेज के विरुद्ध वो क्या कर सकता है, जन जागरूकता जो है वो ला सकता है। ज़्यादातर समाज सुधारक जो भी हुए थे वो क्या हुए थे, खुद ही वो समस्या जो है उसका सामना करना पड़ा था, और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही उन्होंने क्या किया, फिर जन जागरूकता लाए और समाज के अंदर जो बुराई जो है उसको दूर करने का प्रयास किया। तो एक तरह से देखा जाए तो रिएक्शन फॉर्मेशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, सकारात्मक मनोरचना हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगी मनोरचनाएं जो है उसके प्रकार जो सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने दिए थे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।